हरिओम। आज योगासन के इस श्रृंखला में हम उष्ट्रासन के विषय में चर्चा करेंगे। उष्ट्रासन कैसे किया जाता है और उसके क्या लाभ हैं और क्या सावधानियां हैं, इस पर बताएंगे। सर्वप्रथम हमें वज्रासन में बैठना है। जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ, आप देख रहे हैं। वज्रासन में बैठकर अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। थोड़ी देर इस स्थिति में रहें। पहले उष्ट्रासन का अर्थ समझें। उष्ट्रासन अर्थात ऊंट जैसी आकृति, मिलती जुलती आकृति, कैमल पोज, अंग्रेजी में कैमल पोज कहते हैं। उष्ट्रासन दो प्रकार से किया जाता है और पहले अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद पूर्ण उष्ट्रासन, कंप्लीट कैमल पोज करना चाहिए। अर्ध उष्ट्रासन कैसे करेंगे? सर्वप्रथम हम पंजे को जो पृष्ठ भाग है यानी ऊपरी भाग है वो फर्श पर, और एड़ियां ऊपर की ओर रहेंगी और घुटनों के बल हम खड़े हो जाएं। अर्ध उष्ट्रासन यानी हाफ कैमल पोज में हम दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे, उंगलियां पेट की ओर और अंगूठा पीछे की ओर यानी कमर की साइड, इस प्रकार रखें। और धीरे धीरे हम पीछे की ओर कमर को झुकाते जाएंगे, गर्दन को भी, और धीरे धीरे हम वापस आएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये अर्ध उष्ट्रासन है और हमारा जो शरीर का भार है, इन हथेलियों पर ऊपर के भाग का वजन आ जाता है। लेकिन यह प्रारंभिक अवस्था है, हमें पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए हमें उसी प्रकार पुनः घुटनों के बल खड़े होना है। हम साइड से करके दिखाएंगे इस प्रकार से। और अब हम हाथ को, पहले हम दाएं हाथ को लेंगे रोटेट करते हुए, दाएं एड़ी को पकड़ेंगे। अब बाएं हाथ को रोटेट करते हुए बाईं एड़ी पर रख लेंगे। इस प्रकार हम एड़ियों को पकड़ लेंगे और गर्दन को यथासंभव पीछे ले जाएंगे। हमारा छाती है, चेस्ट है, वो ऊपर, जो स्टमक है वो भी बाहर की साइड में ही रहेगा। इस स्थिति में जो प्रारंभिक सीखने वाले हैं कुछ समय तक रहें, 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। और जब वापस आए तो राइट हैंड को रोटेट करते हुए लाएं वापस और गर्दन को भी सामने लाते हैं। फिर बाएं हाथ को रोटेट करते हुए धीरे धीरे लाएं, वज्रासन में बैठ जाएं। यह आसन को सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है, क्योंकि दाएं हाथ में यदि अधिक खिंचाव हो जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है। और बाएं हाथ का भी संतुलन रखना है, उसको भी रोटेट करते हुए आराम से पीछे ले जाना है और एड़ियों को पकड़ लेती है। और उसमें उस समय तक रहें जिस समय तक आप रह सकते हैं। अब श्वास लेने की इसमें किस प्रकार लेना है, इसका ध्यान बहुत आवश्यक है। जब हम घुटनों पे आ जाते हैं और जब रोटेट करते हुए ले जाते हैं तो श्वास को हम खींचते हुए ले जाएं, हल्के हल्के श्वास को ले जाएं। और जब बाएं हाथ को हम रोटेट करके पीछे ले जाएंगे तो हमको श्वास को ब्रीद इन करते हुए पीछे जाना है। इस प्रकार हमको श्वास लेते हुए उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति में जाना है। और वहां जाकर हमें, जब हम रुक जाएंगे तो उस समय हमें साधारण श्वास यानी सामान्य श्वास लेना है। जल्दी जल्दी श्वास नहीं लेना है, न जल्दी छोड़ना है न जल्दी लेना है। अपने को कोमल श्वास लेना है, श्वास आती जाती रहे। और जब वापस आए तो श्वास को छोड़ते हुए आना है।
जब वापस आएंगे तो श्वास को लेना नहीं है, श्वास को छोड़ते हुए हमें वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। इस आसन को करने के पश्चात क्योंकि हमने बैक बेंडिंग की थी, अब हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करना भी आवश्यक है, जिससे कमर में और मेरुदंड में, भुजाओं में जो खिंचाव है अगर आ गया है तो उसका समाधान फॉरवर्ड बेंडिंग से ही होगा। तो उसके लिए सबसे उत्तम है शशांकासन। शशांकासन को बालासन भी कहते हैं, चाइल्ड पोज भी कहते हैं। शशांक जो होता है वो खरगोश के लिए प्रयोग किया जाता है। खरगोश जो है अपने पंजों को आगे करते हुए इस प्रकार से जमीन पर चेहरा ले लेता है, लेट जाता है, उसी प्रकार उसी मतलब वो बच्चा भी जब खुश होता है, प्रसन्न रहता है तो लेट जाएगा, हाथ फैला लेगा। तो इस प्रकार इसको चाइल्ड पोज, चाइल्ड हैप्पी पोज भी कहते हैं, शशांकासन कहते हैं, बालासन भी कहते हैं। तो उसको करने के लिए हमें दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाना है, धीरे धीरे हमें फॉरवर्ड करना है, दोनों हाथों को स्ट्रेची रखना है, फैलाते हुए फर्श पर लाना है, उस सिर को जो फोरहेड है उसको जमीन पर लगाना। कुछ क्षण इस स्थिति में रहे, धीरे धीरे आए, हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने साइड में ले आए। तो उष्ट्रासन करने के पश्चात शशांकासन अवश्य करें तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। शशांकासन और जब करते हैं पूर्ण उष्ट्रासन के पश्चात तो हमें उससे रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, शरीर का बैलेंस बनता है। लेकिन उष्ट्रासन किसको नहीं करना है यह भी हमें जानना चाहिए। जिनको सर्जरी तत्काल 10-15 दिन 1 महीने के अंदर अगर सर्जरी हुई है तो उनको किसी भी प्रकार की सर्जरी हो उनको नहीं करना है। दूसरा, गले में कोई इस प्रकार की कोई बीमारी है, डिजीज है, इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो न करें। लेकिन गले संबंधी कोई रोग है और कुछ जुकाम, कुछ हल्का खांसी, जो इस प्रकार से उनके लिए वर्जित नहीं है। लेकिन कोई विशेष फोरहेड की बहुत गंभीर समस्या है वो ना करें और उनको योग विशेषज्ञ या चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। इसके साथ साथ उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, गंभीर प्रॉब्लम से, हर्निया की प्रॉब्लम है और भी इस प्रकार की कुछ समस्या है जिससे कि हम उस पर हमारा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो उसको ना करें। अब इसको करने से क्या लाभ होते हैं यह भी जानना बहुत आवश्यक है। इस आसन को नियमित अभ्यास से हमारा पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सुधरता है। रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं, अंग हैं, उनको शक्ति मिलती है और उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। और जो हमारे इसको करने से जो हमारी मांसपेशियां हैं मेरुदंड की और एब्डोमेन पार्ट की, ये भी पावरफुल बनती हैं, सशक्त होती हैं और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन भी आता है। लचीलेपन से जिस शरीर में लचीलापन होता है वह जो फिजिकल की जो हम कार्य करते हैं, दैनिक डेली के जो कार्य करते हैं उसमें व्यवधान नहीं आता है। और फ्लेक्सिबिलिटी होने से हमारी जो एक्टिवनेस है, सक्रियता है फिजिकल लेवल पर, वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हमारी भुजाएं सशक्त होती हैं
कमर मजबूत होती ही है, घुटनों की मजबूती होती है, काफ मसल्स और जांघ की जो मसल्स हैं ये भी सुदृढ़ होती हैं। इस प्रकार यह हमारे शरीर को बहुत लाभ देता है। इसका हमें बस नियमित अभ्यास करना है और उष्ट्रासन के साथ साथ उपासन अर्थात जो उसके पश्चात जो आसन किया जाता है उसको हमें अवश्य करना है। इसको ये ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही इससे लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, सुझाव भी दें। धन्यवाद।